हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स कोचिंग। मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 5 अम्ल, क्षारक और लवण। जी हाँ दोस्तों, हम इस चैप्टर में अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, क्लास 6 की साइंस को हम अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। क्लास 7 के फर्स्ट 4 चैप्टर्स को भी हम अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम अपने डेली लाइफ में इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। क्या इन सब का स्वाद एक समान होता है? जी नहीं। किसी का स्वाद खट्टा होता है, किसी का कड़वा होता है। आइए हम सारणी 5.1 में सूचीबद्ध किए गए कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दें। यदि आपने इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा है तो उसे चखिए और परिणामों को सारणी 5.1 में लिखिए। ठीक है, ये पदार्थ हैं और यहाँ पर आपको इनका स्वाद लिखना है। नींबू का रस कैसा होता है दोस्तों? खट्टा होता है। ठीक है, संतरे का रस कैसा होता है? खट्टा होता है। इसी तरह से आप इन पदार्थों के स्वाद को आप इस सारणी में लिख सकते हैं। ठीक है, चेतावनी, किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। ठीक है, किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श ना करें जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कुछ पदार्थ जो है वो विषैले भी हो सकते हैं जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। इसलिए आपको जब तक नहीं कहा जाए तब तक आप किसी पदार्थ को ना तो चखेंगे और ना ही स्पर्श करेंगे, ना ही छुएंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन है। ठीक है, कुछ पदार्थ खट्टे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं और कुछ नमकीन भी होते हैं। ठीक है, सबका स्वाद अलग अलग होता है। अब बूझो, यहाँ पर कुछ कह रहा है, क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए उन्हें चख सकता हूँ? तो पहेली उसको मना कर रही है कि नहीं। क्या तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी? हमें अज्ञात पदार्थों को नहीं चखना चाहिए, ये हमें हानि पहुंचा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ पदार्थ विषैले हो सकते हैं और वो हमें हानि पहुंचा सकते हैं, इसलिए पहेली ने उसको मना किया। अब अम्ल और क्षारक के बारे में जानते हैं कि ये क्या होते हैं। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, दही का स्वाद खट्टा होता है, नींबू का रस खट्टा होता है, संतरे का रस खट्टा होता है, सिरका भी खट्टा होता है। तो इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? एसिड होते हैं। ठीक है, इनमें अम्ल होती हैं जिसकी वजह से ये खट्टे लगते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, इनका जो रासायनिक प्रकृति है इन पदार्थों की वो अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है जिसका अर्थ होता है खट्टा। दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि एसिड शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन शब्द से हुई है। ठीक है, और लैटिन शब्द किससे हुई है? एसियर से, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। ठीक है, नेचुरल अम्ल इसमें होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें आर्टिफिशियल अम्ल इन पदार्थों में डाल दिए जाते हो जिसकी वजह से ये खट्टे हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, इनमें नेचुरल एसिड्स होते हैं। ठीक है, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं, कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा होता है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा होता है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं होता है जिसका मतलब है कि इसमें कोई अम्ल नहीं है। ठीक है, क्योंकि खट्टा नहीं है इसका मतलब इसमें कि अम्ल नहीं है। इसका स्वाद कड़वा होता है। ठीक है, खाने का सोडा जिसका स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ेंगे, थोड़ा सा खाने का सोडा, बेकिंग सोडा थोड़ा सा अपने हाथ में लेकर उंगलियों के बीच में रगड़ेंगे तो आपको ये साबुन जैसा चिकना लगेगा। ठीक है, तो ये साबुन जैसा चिकना लगता है। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद जो है वो कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर, छूने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। ठीक है, दो बातें आपने सीखी, अम्ल और क्षारक। ठीक है, जो जिनका स्वाद खट्टा होता है वो अम्ल होते हैं। ठीक है, और जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो छूने पर साबुन जैसे लगते हैं वो क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते हैं तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? क्योंकि कुछ पदार्थों को हम चख नहीं सकते। ठीक है, तो अब हम बिना चखे उनकी टेस्ट कैसे पता लगाएंगे कि ये खट्टा है, कड़वा है, मीठा है या फिर कैसा है? ठीक है, तो कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ को ये चेक करने के लिए कि ये अम्लीय है, क्षारकीय है, नमकीन है, खट्टा है, कैसा है, तो इनके लिए
कुछ पदार्थों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनसे हम ये चेक कर सकते हैं कि ये पदार्थ खट्टे हैं, मीठे हैं, कैसे हैं, ठीक है। तो इन पदार्थों को हम सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचक। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका जो रंग है वो बदल जाता है, ठीक है। अब इन सूचकों को जब हम ऐसे विलयन में मिलाएंगे जिसमें या तो अम्ल मिला हुआ है या क्षार मिला हुआ है, तो हम ऐसे विलयन में इन सूचकों को जब हम मिलाएंगे तो उनका जो है रंग बदल जाएगा। किसका रंग बदलेगा? सूचकों का, ठीक है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं, ठीक है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ ये क्या हैं? ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक है जो हमारे नेचर में आसानी से मिल जाते हैं। इनकी सहायता से हम किसी पदार्थ को ये पता लगा सकते हैं कि उस पदार्थ में अम्ल मिला है या क्षार मिला है, ठीक है। खट्टे हैं या फिर कड़वे हैं, इनका हम पता लगा सकते हैं इन सूचकों की सहायता से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक टेबल दी जा रही है और इस टेबल में आपको ये बताया गया है कि किस पदार्थ में अम्ल होता है या फिर क्षार होता है, ठीक है, और कौन सा अम्ल होता है ये भी बताया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद करना है क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, ठीक है। तो अम्ल का नाम और यहाँ पर किस में पाया जाता है? तो सिरका जो है वो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका क्या है? खट्टा होता है, ठीक है। अब खट्टा होता है तो इसमें जरूर से कोई ना कोई अम्ल होगा, ठीक है। अब अम्ल है तो कौन सा अम्ल है? तो ये आपको याद रखना है कि सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। चींटी का डंक, ठीक है, जब चींटी काटती है तो वो फार्मिक अम्ल छोड़ती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो चींटी के डंक में क्या होता है? फार्मिक एसिड होता है। नींबू कुल के जितने भी फल हैं, सिट्रस फल जितने भी हैं, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, चकोतरा हो गया, ठीक है, तो इनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, साइट्रिक अम्ल जिसमें पाया जाता है। दही, दही में कौन सा अम्ल होता है? दही में लैक्टिक अम्ल होता है दोस्तों, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। दही में लैक्टिक एसिड होता है। पालक में ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है पालक में। आंवला और सिट्रस फल में एस्कार्बिक एसिड होता है, विटामिन सी जिसमें पाया जाता है, ठीक है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, एस्कार्बिक अम्ल। इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इमली, अंगूर, कच्चे आम जो कि खट्टी चीज़ें हैं उनमें टार्टरिक अम्ल भी पाया जाता है। ऊपर बताए गए सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, नेचर में पाए जाते हैं, कोई आर्टिफिशियल एसिड नहीं है, ठीक है। सभी अम्ल जो है वो नेचर में पाए जाते हैं जो हमने ऊपर बताए हैं। अब बात करते हैं क्षारक की कि किसमें कौन सा क्षार पाया जाता है। चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, ठीक है, चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए जब हम उपयुक्त मार्जक यूज़ करते हैं उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, ठीक है, साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दूध या मैग्नीशियम, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूध या मैग्नीशियम में होता है। अब बात करते हैं हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक की, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे लिटमस की। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक, एक प्राकृतिक सूचक है। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है, ठीक है, लिटमस, ठीक है। इसकी सहायता से हम किसी भी पदार्थ में ये ज्ञात कर सकते हैं कि उसमें अम्ल है या फिर क्षार है। अब लिटमस को किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसे लाइकेनो, जिसे हम शैवाल और कवक भी कहते हैं, ठीक है, शैवाल और कवक मिलकर के क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, ठीक है। तो ये जो लिटमस है लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है, ठीक है, लाइकेन से ये बनाया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, लाइकेन से लिटमस जो है वो बनाया जाता है। आसुत जल में इसका रंग माव नीलशोण होता है। आसुत जल क्या होता है? आसुत जल दोस्तों एक ऐसा जल होता है जिसमें कोई भी अशुद्धि नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें जो अगर हम इसमें लिटमस पेपर को डालेंगे तो उसका जो कलर है वो बैंगनी हो जाएगा, पर्पल कलर हो जाएगा, ठीक है, माव नीलशोण मतलब पर्पल कलर का हो जाएगा। आसुत जल में इसका रंग कैसा हो जाता है? पर्पल हो जाता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये लाल हो जाता है और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये नीला हो जाता है। ये लाइन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब लिटमस पेपर को अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह ब्लू से रेड हो जाता है। जब इसको एसिड में मिलाया जाता है, लिटमस पेपर को एसिड में मिलाया जाता है तो ये ब्लू कलर से रेड कलर में हो जाता है चेंज, ठीक है। और जब इसको बेस में मिलाया जाता है मतलब क्षार में मिलाया जाता है तो ये रेड से ब्लू हो जाता है, ठीक है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। जब लिटमस पेपर को एसिड में मिलाया जाता है तो ये ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है और जब बेस में मिलाया जाता है तो ये रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब एसिड में जब मिलाया जाएगा तो ये ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा और रेड वाला जो है वो रेड ही रहेगा, ठीक है।
ब्लू वाला तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा और रेड वाला ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों हमारे पास दो रंग की पट्टियाँ होती हैं लिटमस पेपर में, एक तो ब्लू रंग की और एक रेड कलर की, ठीक है। तो ब्लू कलर को जब हम एसिड में डालेंगे वो तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और रेड वाले को डालेंगे एसिड में तो वो रेड ही है, वो रेड में ही रहेगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये या तो विलयन के रूप में होगा, सॉल्यूशन के रूप में होगा, या फिर कागज की पट्टियों के रूप में होगा, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से होगा जिसको हम लिटमस पेपर कहते हैं। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है, ठीक है। या तो ये लाल रंग के रूप में उपलब्ध होगा या फिर नीले रंग के रूप में उपलब्ध होगा, ठीक है। तो दो तरह के रंग में ही ये लिटमस पेपर जो है वो उपलब्ध होता है सामान्यतः। ये आप देख रहे हैं, ये लाइकेन का चित्र है, ठीक है। इन लाइकेन से ही ये लिटमस पेपर जो है वो निष्कर्षित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है। क्रियाकलाप 5.1। प्लास्टिक के किसी प्याले, कटोरे या फिर परखनली में, ठीक है, किसी भी चीज़ में आपको थोड़ा सा नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाना है, ठीक है। नींबू का रस लेकर के उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है। ड्रॉपर की सहायता से उपर्युक्त विलयन की, मतलब नींबू के रस के विलयन की एक बूंद को लाल लिटमस पत्र पर डालनी है, ठीक है। ड्रॉपर की सहायता से नींबू के रस के विलयन की एक बूंद आपको लाल लिटमस पत्र पर डालनी है, ठीक है। इस तरह से ये लाल पर डाली। क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है? तो दोस्तों ये नींबू का रस क्या है, आप मुझे ये बताइए कि नींबू का रस खट्टा है या कड़वा है, ठीक है। नींबू का रस कैसा होता है? खट्टा होता है। इसका मतलब नींबू का रस क्या है? अम्लीय विलयन है। क्या है ये? एसिडिक विलयन है, ठीक है। अब एसिडिक विलयन है तो मैंने आपको बताया कि एसिडिक विलयन में जब हम लिटमस पेपर को डालते हैं तो उसका रंग जो है वो ब्लू से रेड हो जाता है, ठीक है। तो जब हम इस नींबू के रस की कुछ बूंदें या फिर एक बूंद लाल लिटमस पत्र पर डालेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये लाल का लाल ही रहेगा। क्यों लाल का लाल ही रहेगा? क्योंकि रेड, ब्लू वाला विलयन ही रेड में चेंज होगा, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर ही रेड में चेंज होगा, रेड ऑलरेडी रेड ही रहेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि एसिडिक विलयन में जब हम लिटमस पेपर को डालेंगे तो ब्लू वाला ही रेड में चेंज होगा, रेड वाला ऑलरेडी रेड ही रहेगा। तो यहाँ पर यही हुआ है कि नींबू के रस की एक बूंद उसने लाल लिटमस पत्र पर डाली है तो लाल लिटमस पत्र जो है वो लाल ही रहेगा। नीले वाले पर अगर डाली जाती तो नीला वाला लाल में चेंज हो जाता। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। एसिडिक विलयन में जब हम लिटमस पेपर को डालेंगे तो नीला वाला लिटमस पेपर लाल में चेंज होगा, लाल वाला लाल ही रहेगा, ठीक है। क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है? जी नहीं दोस्तों, लाल वाला सिर्फ लाल ही रहेगा, उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ दोहराइए। अब हम इसी नींबू के बूंद की एक बूंद नीले लिटमस पत्र पर डालेंगे। नोट कीजिए कि क्या रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, नीले रंग वाला जो लिटमस पत्र है वो लाल कलर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक विलयन को जब हम नीले लिटमस पत्र पर डालते हैं तो नीला वाला रेड में चेंज हो जाता है और रेड वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी क्रियाकलाप को निम्नलिखित पदार्थों के साथ दोहराइए, ठीक है। अब इसी क्रियाकलाप को हम इन पदार्थों के साथ दोहराएंगे, जैसे नलके का पानी है, ठीक है, अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट है, सर्फ का घोल, वातित पेय पदार्थ मतलब कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, साबुन का विलयन है, शैम्पू, सामान्य नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडे का विलयन, दूध या मैग्नीशियम, धावन सोडे का विलयन तथा चूने का पानी। यदि संभव हो तो विलयन आशुद्ध जल में बनाएं। आशुद्ध जल मतलब डिस्टिल वाटर, जिसमें कोई अशुद्धि नहीं हो, ठीक है, उसमें विलयन बनाएं। अपने प्रेक्षणों को सारणी 5.2 में नोट कीजिए, ठीक है। अब इस सारणी में हमें नोट करना है कि कौन से विलयन किस लिटमस पेपर पर प्रभाव डालता है, कौन सा विलयन की बूंदें कौन से लिटमस पेपर को चेंज करती हैं, नीले को चेंज करती हैं या फिर लाल को चेंज करती हैं। तो मैंने आपको बताया कि अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे, ठीक है, नीले लिटमस पेपर को लाल में चेंज कर देंगे, ठीक है। और क्षार जो होंगे वो लाल लिटमस पेपर को नीले में चेंज कर देंगे। ये मैंने आपको बताया कि अम्ल जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देंगे और बेस जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देंगे। तो ये आपको याद रखना है कि BRA और RBB, ठीक है। ए मतलब एसिडिक और बी मतलब बेसिक, ठीक है। और यहाँ पर ब्लू और ये रेड ये ब्लू, ठीक है। तो एसिड विलयन में जब हम लिटमस पेपर को मिलाएंगे तो वो ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा और बेसिक विलयन में जब हम लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो रेड से ब्लू में चेंज हो जाएगा।
चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा पानी में घोलिए। विलयन को भलीभांति हिलाकर कुछ देर रखा रहने दीजिए। अब बोतल के ऊपर जो भी ऊपरी भाग से जो भी द्रव है वो किसी बर्तन में निथार लीजिए। ठीक है, यह द्रव ही चूने का पानी है। ऊपर वाला पानी जो ऊपर रह जाएगा वही द्रव चूने का पानी होगा। ठीक है, क्या आपको सूची में कुछ ऐसे विलयन हैं क्या आपकी सूची में कुछ ऐसे विलयन हैं जिनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता? इन पदार्थों के नाम लिखिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ पदार्थ आपको ऐसे भी मिलेंगे जो ना तो नीले लिटमस पेपर को रेड में चेंज करेंगे और ना ही लाल लिटमस पेपर को नीले में चेंज करेंगे। तो ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते उदासीन विलयन कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को चेंज नहीं करते हैं उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय होते हैं। ठीक है, आपने अब 3 चीज़ें पढ़ ली हैं, अम्ल, क्षार और उदासीन। ठीक है, तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब हम दूसरे प्राकृतिक सूचक की बात करते हैं जो कि है हल्दी। ठीक है, इसके लिए क्रियाकलाप 5.2 करके देखते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, इसमें थोड़ा जल मिलाकर इसका पेस्ट बना लीजिए। स्याही सोख्ता या फिर फिल्टर पेपर पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और उसे सुखा लीजिए। अब आपने ये स्याही सोख्ता या फिर फिल्टर पेपर ही क्यों लिया? क्योंकि फिल्टर पेपर जो है वो पानी को सोख लेता है और हमने हल्दी पाउडर में थोड़ा सा जल मिलाया था पेस्ट बनाने के लिए, तो जो हमने जल इसमें मिलाया था वो स्याही सोख्ता या फिर फिल्टर पेपर जो है वो सोख लेगा। ठीक है, और पेपर पर सिर्फ हल्दी हल्दी बचेगी। अब हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियाँ काट लीजिए। अब आपको क्या करना है, उस हल्दी पेपर की पतली पतली पत्तियाँ जो है वो काट लेनी है। हल्दी पत्र की पत्ती पर 1 बूंद साबुन का विलयन डालना है। आपको क्या करना है, 1 बूंद साबुन का विलयन जो है वो इस हल्दी पेपर पर डालना है। आप क्या देखते हैं, इसी प्रकार सारणी 5.3 में दिए गए विलयनों का परीक्षण कीजिए और अपने प्रेक्षणों को सारणी 5.3 में नोट कीजिए। आप अन्य पदार्थों के विलयनों से भी परीक्षण कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो हल्दी पेपर बना है, ठीक है, और उस पर हम साबुन की कुछ बूंदें डालेंगे तो वो साबुन की बूंदें जो है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है क्योंकि साबुन की बूंदें क्या हैं, साबुन के विलयन की बूंदें जो है वो क्षार होती हैं। ठीक है, और जब क्षार को हम हल्दी के विलयन पर हल्दी पत्र पर डालेंगे तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन हम अम्ल की बूंदें अगर उस हल्दी के पत्र पर डालेंगे तो उसमें कोई प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, वो जैसा है वैसा ही कलर का रहेगा। ठीक है, तो नींबू का रस क्या होता है? नींबू का रस दोस्तों होता है एसिड। ठीक है, अम्ल होता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि हल्दी पत्र पर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संतरे का रस भी यहाँ पर क्या है, अम्ल है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हल्दी के पत्र पर संतरे के रस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिरका भी खट्टा होता है और सिरका क्या होता है, अम्ल होता है, तो इसका भी हल्दी के पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूध या मैग्नीशियम दोस्तों क्षार होता है और मैंने आपको बताया कि हल्दी पत्र पर कोई सा भी अगर क्षारीय विलयन डालेंगे तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो दूध या मैग्नीशियम जब हम हल्दी के पत्र पर डालेंगे तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। खाने का सोडा भी क्षार होता है तो ये भी रेड कलर में चेंज हो जाएगा। चूने का पानी भी रेड कलर में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर शक्कर जो है वो ना तो अम्ल है और ना ही क्षार है, ये एक उदासीन है। ठीक है, तो हम इसको जब हम हल्दी पत्र पर डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से नमक भी अगर हम हल्दी के पत्र पर डालेंगे तो उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हल्दी पत्र पर सिर्फ और सिर्फ क्षार का प्रभाव पड़ता है और क्षार को वो रेड कलर में चेंज कर देता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि बेस विलयन में अगर हम बेस विलयन को हल्दी पत्र पर डालेंगे तो वो उसको रेड कलर में चेंज कर देगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आप अपनी माताजी के जन्मदिन पर उनके लिए विशेष बधाई पत्र बना सकते हैं। सादे सफ़ेद कागज़ की शीट पर हल्दी का पेस्ट लगाइए। इस तरह से सादे सफ़ेद कागज़ की शीट पर हल्दी का पेस्ट, उसमें थोड़ा सा जल मिला करके हल्दी का पेस्ट बना लेना है। ठीक है, और उसे सुखा लीजिए। इस तरह से आपको सुखा लेना है। अब रुई के फाहे की सहायता से आपको थोड़ी सी रुई लेनी है और इस पर चूने के पानी से एक खूबसूरत फूल बनाइए। रुई की सहायता से चूनी के पानी से। चूने का पानी दोस्तों क्या है, क्षार है। ठीक है, चूने का पानी क्षार है और मैंने आपको बताया कि क्षार जो है वो हल्दी पत्र पर प्रभाव डालते हैं और हल्दी पत्र पर क्षार का जो रंग है वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम चूने के पानी रुई की सहायता से हल्दी पत्र पर लगाएंगे तो वो रेड कलर में चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, आपको एक सुंदर बधाई पत्र मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये हल्दी का पेस्ट है और ये चूने का पानी है।
अब मैं समझ गया कि मेरी सफ़ेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बूझो यहाँ पर ये कह रहा है कि अब वो समझ गया है कि उसकी सफ़ेद कमीज पर हल्दी का दाग, ठीक है, उसकी सफ़ेद शर्ट पर हल्दी का दाग लग गया था। ठीक है, अब हल्दी का दाग जैसे ही साबुन के संपर्क में आया, मतलब क्षार के संपर्क में आया, तो वो लाल हो गया। मैंने आपको बताया कि हल्दी पत्र पर क्षार का प्रभाव पड़ता है और वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, जबकि अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उदासीन विलयन का भी कोई प्रभाव हल्दी पत्र पर नहीं पड़ता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन का विलयन जो है वो क्षारकीय होता है। ठीक है, साबुन का विलयन क्षारीय होता है, जिसकी वजह से वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प की। ठीक है, अब गुड़हल के पुष्प को सूचक के रूप में लेंगे। क्रियाकलाप 5.3 देखेंगे। गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियां एकत्र कीजिए। अब आपको क्या करना है, गुड़हल के फूल की कुछ पंखुड़ी एकत्र करनी है और उन्हें किसी बीकर में रखना है। इसमें थोड़ा गर्म जल मिलाना है। ठीक है, मिश्रण को कुछ समय तक रखना है, जब तक कि जल जो है वो रंगीन ना हो जाए। जो गुड़हल के पुष्प का रंग जो है वो पानी में ना आ जाए, तब तक उसको ऐसे ही रखना है। ठीक है, अब रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग करेंगे। इस सूचक की 5-5 बूंदें सारणी 5.4 में दिए गए प्रत्येक विलयन में मिलाइए। ये जो विलयन आपको दिए हुए हैं, इनमें इन सभी विलयनों में एक एक करके इस रंगीन जल की 5-5 बूंदें आपको डालनी है। ठीक है, तो जब हम इन रंगीन विलयनों पर 5-5 बूंदें डालेंगे, तब हम देखेंगे कि उनका जो आरंभिक रंग है वो अंतिम रंग में किस रंग में चेंज होगा। ठीक है, तो शैम्पू का जो विलयन है वो जिस भी रंग में हो, जब हम उस पर इस गुड़हल के सूचक के विलयन की 5 बूंदें डालेंगे तो वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा चेंज, क्योंकि शैम्पू जो है वो क्षारीय विलयन है। क्या है, क्षारीय विलयन। जब हम क्षारीय विलयन में इस गुड़हल के सूचक के विलयन की 5 बूंदें डालेंगे तो वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, नींबू का रस क्या है, अम्लीय विलयन है। ठीक है, तो जब हम अम्लीय विलयन पर इस गुड़हल के पुष्प के सूचक की 5 बूंदें डालेंगे तो वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपकी बात समझ में आ गई होगी कि जब हम क्षारीय विलयन में इस गुड़हल के पुष्प के सूचक की 5 बूंदें डालेंगे तो वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। जब हम अम्लीय विलयन में इस गुड़हल के पुष्प के सूचक की 5 बूंदें डालेंगे तो वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर आसानी के लिए लिख भी दिया है कि गुड़हल का पुष्प जो है वो अम्लीय विलयन में पिंक कलर देता है। ठीक है, और बेस में यानी क्षारीय विलयन में ग्रीन कलर देता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, गुड़हल के पुष्प का जो सूचक है उसकी जल की बूंदें अगर हम एसिड में डालते हैं तो वो पिंक कलर देता है। ठीक है, और अगर उसी हम गुड़हल के पुष्प के सूचक की 5 बूंदें अगर हम बेस विलयन में डालेंगे यानी क्षार विलयन में डालेंगे तो वो ग्रीन कलर देगा। ठीक है, तो जो जो यहाँ पर क्षार होगा वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा और जो जो यहाँ पर अम्ल होगा वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। शैम्पू तनु विलयन क्षार है तो ये ग्रीन कलर में चेंज हो गया। नींबू का रस अम्ल है तो ये पिंक कलर में चेंज हो गया। सोडे का जल जो है वो क्या होता है, अम्लीय विलयन होता है। ठीक है, तो ये भी पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन भी क्या है, क्षारीय विलयन है तो ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। सिरका, सिरका क्या है, सिरका भी दोस्तों यहाँ पर क्या है, क्षारीय विलयन है, सॉरी अम्लीय विलयन है, क्योंकि ये खट्टा होता है तो अम्लीय विलयन है तो ये पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। जबकि जो न्यूट्रल विलयन होते हैं, जो उदासीन विलयन होते हैं, उनका इस गुड़हल के पुष्प की सूचक के बूंदों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो ये नो चेंज, जैसा कलर है वैसा ही रहेगा। ठीक है, नो चेंज हो जाएगा इसमें। ये बात आपको याद रखनी है। सूचक का अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी मैजेंटा और क्षारकीय विलयन को हरा कर देता है। ये मैंने आपको बता दिया बात। ठीक है, गुड़हल के पुष्प का सूचक जो है वो एसिड विलयन को किस में चेंज करेगा, गुलाबी या फिर मैजेंटा कलर में, गहरे गुलाबी कलर में। जैसे मैंने आपको बताया कि जो अम्लीय विलयन है वो जो अम्लीय विलयन नींबू का रस जैसे कि है ये, तो ये पिंक कलर में चेंज हो जाएगा, गहरे पिंक कलर में। ठीक है, और जो क्षारकीय विलयन है जैसे शैम्पू का विलयन है तो ये इनको हरा कर देता है। ठीक है, जब मैं शुष्क लिटमस पत्र खाने के सोडे के ठोस कण डालता हूँ तो मुझे सही परिणाम नहीं मिलते। क्यों, ऐसा क्यों होता है। खाने के सोडे का विलयन बनाकर परीक्षण करो। दोस्तों, जब हम लिटमस पेपर पर सिर्फ ऐसे ही ठोस कण डाल देंगे यानी सूखे सोडे के कण डाल देंगे तो हमें कोई भी परिणाम नहीं मिलेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खाने के सोडे का विलयन बनाना पड़ेगा, उसको जल में घोल करके ही इस लिटमस पत्र पर डालना पड़ेगा, तभी हमें सही रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये अम्ल दिया हुआ है। ठीक है, गुड़हल के पुष्प, ये अम्ल है और ये सूचक है गुड़हल के पुष्प का सूचक। ठीक है, और ये क्षार है। आप इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उनसे अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों में रंग परिवर्तन देखने का प्रयास कर सकते हैं। पहली आपके लिए निम्नलिखित समस्या लेकर आई है। कॉफ़ी का रंग है भूरा और स्वाद है कड़वा। अम्ल है यह या है क्षार।
प्रश्न बड़ा ही है दुश्वार, स्वाद के कारण से अनजान, बिना परीक्षण हो ना ज्ञान। दोस्तों यहाँ पर कॉफ़ी जो है वो कड़वी होती है, ठीक है, लेकिन ये जो होता है ये एसिटिक विलयन होता है। कॉफ़ी क्या है, एसिड है, ठीक है, कॉफ़ी एसिड है। मैंने आपको बताया कि सभी कड़वी चीज़ें जो है वो क्षार नहीं होती हैं, ठीक है, सभी चीज़ें कड़वी जो होती हैं वो क्षार नहीं होती हैं। सामान्यतः मोस्टली चीज़ें जो कड़वी होती हैं वो क्षार होती हैं, लेकिन सभी नहीं होती। यहाँ पर कॉफ़ी जो है वो कड़वी है होती है, फिर भी यहाँ पर ये कॉफ़ी जो है वो अम्ल होती है, ठीक है। क्रियाकलाप 5.4 देखते हैं। शिक्षक शिक्षिका से अपेक्षित है कि वे अपने किसी विद्यालय की प्रयोगशाला अथवा आसपास के किसी विद्यालय से निम्नलिखित रसायनों की उपलब्धता सुनिश्चित करें, ठीक है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेकर आना है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लाना है, तनु नाइट्रिक एसिड लाना है, एसिटिक अम्ल लाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को टीचर को कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके लेके आनी है। इनमें से प्रत्येक विलयन पर तीनों सूचकों के प्रभाव को प्रदर्शित करना है। तीनों सूचक कौन कौन से, लिटमस पेपर हो गया था हमारा, हल्दी हो गया था, और गुड़हल के पुष्प का सूचक हो गया था। तीनों सूचकों के प्रभाव को इसमें हमें सारणी 5.15 में नोट करना है। अपने परीक्षणों को सारणी 5.5 में लिखिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, ये चारों ही एसिड हैं, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों क्या है, ये क्षार हैं। तो हमने यहाँ पर एक अम्ल ले लिया है और एक क्षार ले लिया है। हम इन्हीं दोनों पर लिटमस, हल्दी और गुड़हल के पुष्प के सूचक का प्रभाव देखेंगे, ठीक है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड HCl, HCl क्या है दोस्तों, ये अम्ल है, ठीक है, क्या है, ये एसिड है। तो एसिड का लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ता है, जब हम लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो हम देखेंगे कि इसका जो कलर है वो ब्लू से रेड चेंज हो जाएगा, ठीक है, ब्लू से रेड में हो जाएगा और रेड वाले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया BRA, एसिड में ब्लू कलर रेड में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब हल्दी के प्रभाव पर देखेंगे, हल्दी के पत्र पर प्रभाव, हल्दी के पत्र पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हल्दी के पत्र पर सिर्फ क्षार का प्रभाव पड़ता है, जो कि येलो कलर से रेड में चेंज हो जाता है, क्योंकि हल्दी का पत्र येलो होता है और ये क्षार जब हम इसमें मिलाएंगे तो ये रेड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। गुड़हल के पुष्प के सूचक का प्रभाव, अब गुड़हल के पुष्प का सूचक मैंने आपको बताया कि जो अम्ल होता है वो गुड़हल के पुष्प का सूचक उसको पिंक कलर में चेंज कर देता है, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार है तो उसको वो ग्रीन कलर में चेंज कर देता है, ठीक है। लिटमस पेपर पर मैंने आपको चेंज बता ही दिया, ठीक है, जो एसिड होगा वो ब्लू से रेड में चेंज होगा और क्षार जो होगा वो रेड से ब्लू में चेंज होगा। प्रयोगशाला अम्लों और क्षारकों के रख रखाव तथा उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं जो त्वचा में जलन उत्पन्न करते हैं और इसे हानि पहुंचाते हैं, ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको इन अम्लों और क्षारकों के रख रखाव में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। अब बात करते हैं उदासीनीकरण की, न्यूट्रलाइजेशन की। हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये हमने पढ़ चुके हैं। आइए अब हम यह देखें कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है, ठीक है। अब जब हम अम्ल को क्षारक में मिलाएंगे तो क्या होगा ये देखते हैं। हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया है, इसे फिनाल्फ्थेलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनाल्फ्थेलीन कहते हैं। क्रियाकलाप 5.5 करके देखते हैं। यह क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा कक्षा में निर्देशित किया जाना चाहिए। किसी परखनली के 1/4 भाग में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरना है। आपको क्या करना है, तनु HCl जो आपको 1/4 भाग में परखनली में भरना है। इसका रंग नोट कीजिए। अब आपको इसका कलर भी चेक कर लेना है कि क्या कलर है। फिनाल्फ्थेलीन विलयन के रंग को भी नोट कीजिए, ठीक है। सूचक के 2-3 बूंद अम्ल में मिलाइए। अब आपको फिनाल्फ्थेलीन विलयन के 2-3 बूंदें आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विलयन में मिलानी है, ठीक है। ये फिनाल्फ्थेलीन विलयन, ठीक है, ये अम्ल है, ठीक है, क्या ये HCl है। अब इसमें हमने सूचक मिलाया, मतलब फिनाल्फ्थेलीन विलयन की कुछ बूंदें हमने इसमें डाली। परखनली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? जी हाँ दोस्तों, अम्ल जो है वो रंगहीन हो जाएगा जब हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कुछ बूंदें किसकी मिलाएंगे, फिनाल्फ्थेलीन विलयन की मिलाएंगे, यानी सूचक की कुछ बूंदें अम्ल में मिलाएंगे तो अम्ल का कलर जो है वो रंगहीन हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई कलर नहीं रहेगा। क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? जी हाँ दोस्तों, अम्ल का रंग रंगहीन हो गया है। अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद डालिए। अब आपको क्या करना है, इस अम्लीय विलयन में यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड की विलयन की कुछ बूंदें डालनी है, मतलब क्षार मिलाना है अब इसमें आपको, ठीक है।
तो परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। एक बूंद क्षार डाल करके आपको इसे धीरे धीरे हिलाना है। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको ये डिटेल में समझा देता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में फिनाल्फ्थलीन विलयन की 2-3 बूंदें इसमें डालनी है अम्ल में। ठीक है, फिनाल्फ्थलीन विलयन जो कि हमारा सूचक है, उस सूचक की 2-3 बूंदें हमें इस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालनी है। तो जैसे ही हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में फिनाल्फ्थलीन जो कि सूचक है हमारा, उसकी 2-3 बूंदें इसमें डालेंगे तो अम्ल का रंग जो है वो रंगहीन हो जाएगा, इसमें कोई रंग नहीं बचेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम जैसे ही क्षार की 2-3 बूंदें इस अम्लीय विलयन में डालेंगे तो उसका रंग फिर से गुलाबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। अब इसमें फिर से हमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1 बूंद और मिलानी है। जैसे ही हम इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1 बूंद और मिलाएंगे तो इसका रंग फिर से क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, आप क्या देखते हैं, क्या विलयन पुनः रंगीन हो जाता है? जी हाँ दोस्तों, इसका विलयन पुनः रंगहीन हो जाएगा। फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद मिलाइए। क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन फिर से गुलाबी हो जाता है। तो यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय होता है, ठीक है, जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनाफ्थलीन विलयन जो है वो गुलाबी रंग हो जाता है। जैसे ही हम इसमें क्षार मिलाते हैं तो ये फिनाफ्थलीन विलयन जो है वो गुलाबी रंग दे देता है, जबकि अम्लीय विलयन में यह कोई रंग नहीं देता, ये रंगहीन हो जाता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन रहता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यह है कि फिनाफ्थलीन विलयन में जब हम अम्ल मिलाएंगे, यानी अम्ल में जब फिनाफ्थलीन विलयन की कुछ बूंदें डालेंगे, फिनाल्फ्थलीन सूचक की कुछ बूंदें डालेंगे तो ये इसका जो रंग है वो रंगहीन हो जाएगा, इसमें कोई रंग नहीं बचेगा। लेकिन जब हम क्षार में फिनाल्फ्थलीन विलयन की 2-3 बूंदें डालेंगे तो उसका कलर जो है वो गुलाबी हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। ठीक है, जब अम्ल में कोई क्षार डालेंगे तो वो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देंगे, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय रहती है और ना ही क्षारकीय रहती है, ये उदासीन हो जाता है। ठीक है, जब अम्ल को क्षारक में मिलाएंगे तो ना तो ये अम्ल रहेगा ना ही क्षारकीय रहेगा, दोनों उदासीन हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में अम्ल तथा क्षारक दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है, दोनों की ही प्रकृति गायब हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारकीय होता है। उदासीनीकरण के तत्काल बाद प्रकनली को स्पर्श करें। आपने क्या अनुभव किया? जब हम अम्ल को क्षार में मिलाएंगे और उसके बाद जो प्रोसेस देखेंगे तो हम परखनली को छू करके देखेंगे। ठीक है, आप क्या देखेंगे कि परखनली बहुत गर्म हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है? उदासीनीकरण प्रक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है। ठीक है, जब हम अम्ल को क्षार में मिलाएंगे तो इस प्रक्रिया में ऊष्मा भी निकलेगी, अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप जो है वो बढ़ जाता है। इस प्रोसेस में जब ऊष्मा निकलती है तो उस प्रक्रिया में मिश्रण का ताप जो है वो गर्म हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। ठीक है, अब इस प्रोसेस में कुछ चीज़ें भी बनती है, कुछ नई चीज़ें भी बनती हैं, ऊष्मा के साथ साथ लवण भी बनते हैं। ठीक है, लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अब वो लवण चाहे वो अम्लीय भी हो सकता है, क्षारकीय भी हो सकता है और उदासीन प्रकृति का भी हो सकता है, लेकिन जो मिश्रण होगा अम्ल और क्षार का, दोनों का जो मिश्रण होगा वो हमेशा उदासीन ही रहेगा। उस प्रोसेस में जो लवण बनता है वो चाहे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। ठीक है, इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। इस प्रोसेस में ऊष्मा तो बनती ही है। ठीक है, इस प्रोसेस में ऊष्मा तो बनती ही है। ठीक है, और अभिक्रिया का जो ताप है वो भी बढ़ जाता है, लेकिन साथ साथ लवण और जल भी इस प्रक्रिया में बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अम्ल वर्षा के बारे में कुछ बताया गया है कि आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित हैं? क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है? जैसा कि नाम से पता चलता है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है, ठीक है, जब वर्षा का जो पानी होता है उसमें अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल में ये अम्ल आते कहाँ से हैं? ठीक है, ये अम्ल कहाँ से आते हैं? वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती हैं, जो कि वायु में प्रदूषण के रूप में निर्मुक्त रहती हैं, घुली हुई रहती हैं, वर्षा जल में घुल करके क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारी वायु में घुली हुई रहती हैं, ये बारिश के जल में घुल करके क्या बन जाती हैं? कार्बनिक अम्ल बन जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक अम्ल बन जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल बन जाती है। तो इस तरह से ये जो है
है वो तीनों गैसें मिल करके अम्ल बना देती हैं और इस तरह से जो वर्षा का जल है वो अम्लीय जल बन जाता है। वर्षा जो है वो अम्ल वर्षा कहलाती है। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है। ठीक है, अम्ल वर्षा इन सभी चीज़ों को जो है वो नष्ट कर सकती है, इन सभी चीज़ों को क्षति पहुंचा सकती है। अब बात करते हैं इसकी समीकरण की कि जब अम्ल और क्षारक दोनों आपस में मिलेंगे तो लवण बनेगा और जल भी बनेगा। ठीक है, और साथ के साथ इसमें ऊष्मा भी निर्मुक्त होगी और इस प्रोसेस में जो अभिक्रिया का ताप है वो भी बढ़ जाएगा। निम्नलिखित अभिक्रिया इसका उदाहरण है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसे कि अम्ल अगर हमने लिया है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले सकते हैं HCl। ठीक है, और क्षार की जगह हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ले सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो लवण बनेगा सोडियम क्लोराइड जो कि NaCl होता है। ठीक है, नमक बनेगा। ठीक है, साथ में जल भी निर्मुक्त होगा, जल बनेगा H2O बनेगा और साथ में ऊष्मा भी बनेगी। ठीक है, भूजों ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया, उसने क्या किया, क्षार में अम्ल मिलाया। ठीक है, तो अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाएगा अथवा ठंडा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो मिश्रण का जो ताप है वो गर्म हो जाता है, अभिक्रिया गर्म हो जाती है। तो इसमें क्योंकि ऊष्मा निकलती है इसी वजह से ये जो मिश्रण है वो गर्म हो जाएगा। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण, अब हम अपने डेली लाइफ में उदासीनीकरण के कुछ उदाहरण देखेंगे। हमारा अपाचन, हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि हमारी जो अमाशय है उसमें HCl बनता है। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि ये भोजन के पाचन में हमारी हेल्प करता है, लेकिन अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। ये तो अब था, ये बिल्कुल सही बात है कि HCl जो है वो हमारे भोजन को पचाने में हमारी हेल्प करता है, लेकिन लिमिट से ज़्यादा HCl अगर बन जाता है तो वो हमारे भोजन को अपाचन में बदल देता है। मतलब हमारा जो अपाचन है उसमें ये हेल्प करता है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है। ठीक है, कभी कभी अपाचन जो है, अपाचन का मतलब हमें कोई भी भोजन पचता नहीं है, हम जो भी भोजन खाते हैं वो पचता नहीं है, तो ये कभी कभी हमारे लिए कष्टदायक भी हो जाता है। तो अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं। इस अपाचन को नष्ट करने के लिए जो हमारी बॉडी में जो अम्ल ज़्यादा बन गया है उस अम्ल को निष्क्रिय करने के लिए हम इसका प्रति अम्ल लेते हैं। ठीक है, हम एक क्षार लेते हैं जिसकी वजह से ये दोनों जो है वो नष्ट हो जाएंगे और साथ के साथ में लवण बनेगा, जल बनेगा और कुछ ऊर्जा जो है वो ऊष्मा जो है वो बनेगी। ठीक है, तो अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं चींटी के डंक की। हमने आपको बताया कि चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है जो जब चींटी काटती है तो ये त्वचा में अम्लीय द्रव डालती है। ठीक है, ये अम्लीय द्रव डालती है त्वचा में। डंक के प्रभाव को नमयुक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जाता है। ठीक है, ये अम्लीय विलयन, ठीक है, अम्लीय विलयन डालती है चींटी, तो अम्लीय विलयन को उदासीन करने के लिए हमें थोड़ा सा क्षारीय विलयन मिलाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो डंक के प्रभाव को नमयुक्त खाने का सोडा जो कि क्षारीय विलयन होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कैलेमाइन विलयन मल करके उसको उदासीन किया जा सकता है जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि खाने के सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कैलेमाइन विलयन जो है मिला करके और उस अम्लीय विलयन को उदासीन किया जा सकता है। ठीक है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। अब मृदा उपचार, मिट्टी का उपचार कैसे करेंगे। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। हम ज़्यादातर रासायनिक उर्वरक का यूज़ करते हैं, हम फर्टिलाइज़र मिलाते हैं मिट्टी में, खाद मिलाते हैं, तो इसकी वजह से हम उसका अत्यधिक यूज़ करते हैं, अत्यधिक उपयोग करते हैं, तो हमारी मिट्टी जो है वो अम्लीय बन जाती है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारकीय हो तो पादपों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। ठीक है, या तो मृदा अत्यधिक अम्लीय होगी या फिर क्षारकीय होगी तो हमारा जो पेड़ पौधे हैं वो उनकी वृद्धि जो है, उनकी ग्रोथ जो है वो अच्छी तरह से नहीं होगी। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। ठीक है, जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो हम उसमें या तो कैल्शियम ऑक्साइड मिला सकते हैं या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब बिना बुझा हुआ चूना और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बुझा हुआ चूना, ये आपको याद रखना है। जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय हो, ठीक है, अब यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिला सकते हैं। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो उसकी क्षारकीय प्रति को उदासीन कर देते हैं। ठीक है, अब कारखानों के अपशिष्ट की बात करते हैं। अनेक कारखानों के अपशिष्ट मतलब कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों में बहने दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, अतः कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। तो चैप्टर फिनिश हो चुका है, यहाँ सारांश देख लेते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है तथा उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है।
अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। वे पदार्थ जो ना तो अम्लीय होते हैं ना ही क्षारकीय होते हैं, उदासीन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं सूचक कहलाते हैं। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं, ठीक है। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। लवण या तो अम्लीय हो सकते हैं, क्षारकीय हो सकते हैं, या फिर उदासीन प्रकृति के हो सकते हैं। एक्सरसाइज देख लेते हैं, ट्रू फॉल्स। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। दोस्तों नाइट्रिक अम्ल क्या है, एसिड है, ठीक है। अब एसिड क्या करता है, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, लेकिन यहाँ पर रेड ब्लू में चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये रॉन्ग है। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, ठीक है, और क्षार क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। इसका मतलब यहाँ पर ये रॉन्ग दिया हुआ है, यहाँ पर ये नीले से लाल में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल राइट है। एक क्षार और एक अम्ल विलयन मिलकर के उदासीन विलयन बनाते हैं, जिसमें लवण और जल जो है वो बनते हैं, बिल्कुल राइट। सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में भिन्न रंग दर्शाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सूचक वही पदार्थ है जो अम्ल में अलग रंग दर्शाता है और क्षार में अलग रंग दर्शाता है। दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। जी नहीं दोस्तों, दंत क्षय जो है वो अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है, तो दोस्तों ये रॉन्ग हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। जी नहीं दोस्तों, अम्ल और क्षारक सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित नहीं करते। दोस्तों अम्ल जो है वो जो जो हमने हल्दी वाला पत्र बताया था, वो सिर्फ क्षारकों से क्रिया करता है, अम्ल से क्रिया नहीं करता। इसलिए जो अम्ल और क्षारक हैं वो सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ सूचकों के रंगों को परिवर्तित जो है वो कर देते हैं, कुछ को नहीं करते। यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है, यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो गुड़हल का पुष्प का सूचक है वो दोनों के साथ यानी अम्ल के साथ भी क्रिया करता है और क्षार के साथ भी क्रिया कर देता है, दोनों के रंग को परिवर्तित कर देता है। यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता, ये भी गलत है, ठीक है। क्योंकि जो गुड़हल के पुष्प का सूचक है वो दोनों अम्ल के साथ भी और क्षार के साथ भी क्रिया करता है। अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अम्ल और क्षारक का जो रंग है वो रंग में जो परिवर्तन होगा वो सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है कि कौन से सूचक आप यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ये रंग परिवर्तन जो है वो होगा। तो ऊपर लिखे चारों वाक्यों में कौन से वक्तव्य सही है, तो ऊपर लिखे चारों वाक्यों में सिर्फ डी ही सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके, अब क्या आप जानते हैं हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में एक अम्ल, जिसको हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल या फिर डीएनए कहते हैं, होता है, ठीक है। हमारी जो शरीर है उसमें प्रत्येक कोशिका में ये अम्ल ज़रूर होता है, जिसको हम डीएनए कहते हैं, ठीक है। ये प्रत्येक कोशिका में होता है। ये शरीर के अनेक व्यक्तिगत गुणों जैसे कि हमारे रंग रूप, आँखों के रंग, ऊंचाई आदि का निर्धारण करता है, ठीक है। ये डीएनए ही हमारी बॉडी के अंदर जो गुण होते हैं, जैसे कि रंग रूप हो गया, आँखों का रंग, ऊंचाई, ये सब ये डीएनए ही डिसाइड करता है। सभी प्रोटीन जो कि हमारी कोशिकाओं के भाग होते हैं भी एमिनो अम्ल के बने होते हैं। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन जो है वो एमिनो अम्ल के बने होते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में पाई जाने वाली वसा भी वसा अम्ल होती है, तो हमारी बॉडी में भी अम्ल कहीं ना कहीं पाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो चुका है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।